Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to another episode of our podcast. I'm your host दुआ काजी. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और जो आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है इट्स लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी एंड माय टीम. तो उसके लिए थैंक यू सो मच टू एवरीवन. और हमने सोचा कि आज के एपिसोड में क्यों ना कोई ऐसा ही टॉपिक लाया जाए जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी हो और इंटरेस्टिंग भी हो. लेकिन उससे पहले मैं चाहती थी स्टार्ट में कैसी बात की जाए कि आजकल सबके लिए इम्पोर्टेंट भी हो और अच्छी बात भी हो जाए, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है और कुछ लोगों के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं. तो आप लोग अपना हार्डवर्क दें, अपना 100% दें, अपनी जो सी भी फील्ड है, नो मैटर आप किसी भी फील्ड से हो, अपना हार्डवर्क करें, 100% दें. उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं आप उससे अपने आप मोरल डाउन ना करें या डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि ग्रेड्स आजकल सभी के डाउन आए हैं ऑनलाइन सिस्टम की वजह से. तो आप उसकी वजह से अपना मोरल डाउन ना करें और छोटी छोटी चीज़ों को अपने पे सवार ना करें. स्टूडेंट लाइफ में जहाँ आप थ्योरेटिकली ये सब पढ़ते हैं और इन चीज़ों को सीखते हैं, वहीं इन चीज़ों के साथ भी डील करना सीखें जो आपके साथ प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. और जो मेडिकल के फील्ड्स हैं उनको तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी सवार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज अ डॉक्टर उनको प्रेशर में काम करना आना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों को फेस करना और फेलियर को कैसे फेस करना है उनको ये इसी लेवल से सीखना चाहिए. खैर, हम आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और को होस्ट को भी साथ देते हैं. जो मेरी को होस्ट है आज वो है अस्मा अंजुम, और माशाल्लाह बहुत ही मज़े और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी की हैं वो. आपको आज के एपिसोड में पता भी चलेगा. तो अस्सलाम वालेकुम अस्मा. वालेकुम अस्सलाम दुआ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. और क्या हो रहा है आजकल? आजकल बस ऑनलाइन सिस्टम ख़त्म हुआ है और ऑन कैंपस सब कुछ शिफ्ट हो गया, तो वही रूटीन सेट हो रही है और सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन में हमारे फ्लॉज रह गए या जो प्रैक्टिकल वर्क हम नहीं कर सके उसको कवर कर सकें. तो आप बताएं, आपका ऑन कैंपस है या अभी ऑनलाइन है या हाइब्रिड सिस्टम है, क्या हो रहा है आपका? नहीं, मेरा भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह. ऑन कैंपस स्टार्ट हो गया है, ये कि बस अब रूटीन सेट हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल होता था सबके लिए कि अब तो ऑन कैंपस ये कि आपके सामने टीचर भी होता है और आप भी होते हो, तो इजीली आप कुछ भी उनसे पूछ सकते हो. जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप. तो अस्मा, आज की जो हमारी एपिसोड है वो इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इन अ वे है कि आज जो हमारा अवेयरनेस के टॉपिक है उसके साथ साथ जो मेन टॉपिक वो है इट्स अबाउट द स्टडी टिप्स, कि ऐसी कौन सी रूटीन या टिप्स हैं जो एक स्टूडेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए जो उसके लिए इफेक्टिव लर्निंग में हेल्पफुल रहे. तो उससे पहले मैं सोच रही थी कि हम ज़ारा नईम के बारे में बात करते चलें. ज़ारा नईम जिन्होंने एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया है कि हर एक को अब दिल है कि हमें बस अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना है. हाँ जी दुआ, मैं भी यही सोच रही थी कि हमें जो है वो ये हमारा एजुकेशनल पॉडकास्ट है, तो हमें इसमें ज़ारा नईम को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने टॉप किया है ACCA का एग्ज़ाम. तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिसनर्स को उनके बारे में थोड़ा सा गाइड करें. जी बिल्कुल. ज़ारा नईम जो है वो ACCA की स्टूडेंट हैं और लाहौर से बिलोंग करती है. और ACCA इट्स कंसिडर्ड एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटेंसी. उन्होंने ACCA का एग्ज़ाम दिया जो कि वर्ल्ड वाइड कंडक्ट हुआ था इन दिसंबर 2020, और इट्स अबाउट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्ज़ाम. और उन्होंने इसमें वर्ल्ड वाइड टॉप किया है. और ये कोई एक छोटे लेवल का एग्ज़ाम नहीं था, इसमें 179 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया हुआ था, जिसमें 5,27,000 स्टूडेंट्स थे. उन्होंने उसमें से टॉप किया है और इट्स अ बिग थिंग. और उनसे उनके रीसेंट इंटरव्यू में पूछा गया कि उनका रोल मॉडल कौन है, तो उन्होंने कहा था कि उनके फादर उनके रोल मॉडल हैं, क्योंकि वो मिलिट्री सर्विसेज में हैं और उन्होंने उसमें बहुत सक्सेस ली है थ्रू देयर हार्ड वर्क. तो उन्होंने उसी तरह हार्ड वर्क किया है और उसका रिवॉर्ड उनको इतना फ्रूटफुल मिला है कि पूरी नेशन, उनकी फैमिली के साथ पूरी नेशन उन पर फख्र कर रही है. उन्होंने जो है वो इसके लिए तो काफ़ी हार्ड वर्क किया होगा, क्योंकि इतना इजी नहीं होता इस तरह मतलब टॉप करना. जी बिल्कुल, कुछ भी हासिल करना इतना आसान नहीं होता. आप किसी भी फील्ड में हो, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिवोशन, ये सब कुछ रिक्वायर होता है. यही बात मैं स्टार्ट में भी कही थी कि हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है. आप हार्ड वर्क करें तो उसका रिवॉर्ड ज़रूर आपको कहीं ना कहीं मिलता है. और उनका रिवॉर्ड अब आप देखें कि हर एक को पता है कि ज़ारा नईम कौन है. तो ये तो था ज़ारा नईम के बारे में. उसमें आपको पता है हम हर एपिसोड में एक हेल्थ अवेयरनेस ज़रूर देते हैं, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है. तो जो आज की एपिसोड की हेल्थ अवेयरनेस है वो है हार्ट के बारे में. हमारे हार्ट की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, वो हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी ऑर्गन है मेरे हिसाब से. तो उसकी हेल्थ भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है. जी दुआ, एग्जैक्टली. हार्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसकी अवेयरनेस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी. तो वैसे तो हमारे लिसनर्स को पता ही होगा हार्ट के बारे में, लेकिन मैं जो हूँ वो एक जनरल सा ओवरव्यू देना चाहूँगी. मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है,
और इसका जो साइज होता है वो एक क्लोज फिस्ट जितना होता है, यानी कि हमारी एक मुट्ठी जितना होता है। और ये क्या करता है कि ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी से कैरी करता है और हमारे लंग्स तक ले जाता है। फिर उसके बाद जो है वो ये लाई करता है इन फ्रंट ऑफ मिडल ऑफ चेस्ट पे। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी वाया सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर हमारे पास इसका हार्ट रेट आ जाता है। नॉर्मल जो हमारे पास हार्ट रेट होता है वो रेंज करते हैं 60 to 100 बीट्स पर मिनट अडल्ट में, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास पल्स है वो 72 टाइम्स होती है 1 मिनट में। तो हम पल्स को कहते हैं कि जो हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है वो जितने टाइम बीट करता है 1 मिनट में, उतना जो होता है ना वो हमारी बीट्स भी होती हैं। लाइक अगर 72 टाइम्स वो जो है वो बीट कर रहा है तो हमारा पल्स रेट भी जो होगा वो 72 टाइम्स होगा पर मिनट। फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है तो हमें चाहिए कि हम उसको हेल्दी रखने के लिए भी थोड़ी एफर्ट करें। जिस तरह अगर आपका हार्ट अफेक्टेड है ना, तो आपको कोई भी आप थोड़ी सी भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो ज़्यादा तो आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप नॉर्मली कोई भी नॉर्मल फंक्शन अपने ज़िंदगी का एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने हार्ट को नॉर्मल रखें, उसकी हेल्थ को ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी दें और अपने हार्ट की हेल्थ का ख्याल रखें। क्योंकि एक आर्टिकल में पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने बताया था कि अबाउट 17.9 मिलियन पीपल आर डाइंग एवरी ईयर बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीजेस। और ये एक बहुत बड़ी रेशियो है अगर देखा जाए। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि अगर इसी रेशियो से ये डेथ्स होती रही तो बाय 2030 ये 23.8 मिलियन तक जा सकती है वैल्यू। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है इससे। और इसमें हमारा ज़्यादा मैंने देखा है कि हमारी डाइट से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल फास्ट फूड एक बहुत सबके लिए एक चार्म बन चुका है कि फास्ट फूड खाना है। हमारी जनरेशन ज़्यादा फास्ट फूड को प्रेफर करती है। हम जितना फास्ट फूड खा रहे हैं हमारे हेल्थ उतनी ही इफेक्ट हो रही है। इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आप फैटिंग फूड खाते हो तो आपका हार्ट उससे अफेक्ट होता है, क्योंकि अगर आप ओबीज हो तो आपको हार्ट डिजीज लाजमी हो सकती है, बिकॉज ओबेसिटी इज द मदर ऑफ डिजीजेस। जहाँ आपको और मसाइल हो रहे हैं वहाँ पे हार्ट का भी मसला आएगा आपको। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लेस शुगर वाले फूड खाएं, साथ फैट्स आप कम लें। इसके साथ आप फिश का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, आप स्मोकिंग कम कर दें और फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में लाएं। आप जितना फिजिकली एक्टिव होंगे आपके ऊपर फैट्स उतने कम होंगे। तो डाइट बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इसमें। जी, मैं भी यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी डाइट के हवाले से कि हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन है कि हर किसी को जो है वो हार्ट डिजीज़ हो रही है। तो ये कि हमें उसके लिए प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, हमें नट्स और सीड्स भी लेनी चाहिए। और जो ये हमारा फैटी फूड है इसको अपनी लाइफ से बहुत कम करना चाहिए, कि मतलब एक लिमिट में रह के खाएं। और हमें क्या चीज़ें और अवॉइड करनी चाहिए, जैसे हमारी एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, अल्कोहल हो गया, बटरी फूड हो गया, फ्राइड फूड हो गए, ये सब कुछ जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारे हार्ट की अच्छी हेल्थ हो और हमें कोई डिजीज़ ना हो सके। जी अस्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसे ही है। और अगर हम फास्ट फूड खा भी रहे हैं, बिकॉज डाइट में सबके आजकल ये नेसेसरी चीज़ बन चुकी है, तो आप इसको मंथ में एक दफ़ा कंज्यूम करें ताकि आप फिट रहें। क्योंकि इन केस आपको हो जाता है कोई इशू तो फिर आप तो ये बिल्कुल भी कभी भी नहीं खा सकेंगे। आप अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखें, क्योंकि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो भी आपको ब्लॉकेज हो सकती है, उसकी वजह से भी हार्ट डिजीज़ आ रही है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप अपनी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू इसे मेंटेन कर सकते हैं। तो अस्मा, चलें वो हम अपनी गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, उनसे आज के टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि मुझे तो आज के टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ऐसी कौन सी रूटीन्स और टिप्स हैं जो उन्होंने भी अपनी लाइफ में फॉलो की हुई हैं और हम सबको भी करनी चाहिए ताकि हम इफेक्टिव लर्निंग कर सकें। तो जो आज की हमारी गेस्ट हैं वो है कायनात खान, वो मेरी सीनियर भी हैं और उनका बोलने का और समझाने का अंदाज इतना मजे का है कि आपको बहुत मजा आने वाला है आज उनके साथ। तो अस्सलाम वालेकुम कायनात। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं दुआ? मैं भी बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम कायनात, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं आप अस्मा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। तो कायनात, आपका सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा है अभी कि ऑन कैंपस शिफ्ट हो गई आपकी स्टडीज? अल्हम्दुलिल्लाह ऑन कैंपस शिफ्ट हो गया। आई एम वेरी ग्लैड अबाउट इट ऑनेस्टली। जी बिल्कुल। तो कायनात, आप मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह सीनियर हैं, आपने काफ़ी टाइम गुजार लिया इस फील्ड में जो आप पढ़ रही हैं। तो आप कैसे मैनेज करती हैं सारा कुछ? क्योंकि बहुत से हमारे लिसनर्स ने सवाल किया था कि ठीक है हमें पता है ये सब कुछ पढ़ना है, लेकिन कैसे मैनेज किया जाए, तो कितना टाइम मिनिमम हमें देना चाहिए?
मेरे मतलब इफ़ यू आस्क मी आई एम गोना से कि प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है. इफ़ यू प्रायोरिटाइज समथिंग, आपके देखो प्रायोरिटीज़ आपको पता होती है कि ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू डू इट. तो यू हैव टू सेटल आउट योर प्रायोरिटीज़ बिफोर यू डू एनीथिंग. अगर आप अपनी चीज़ को, किसी भी काम को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि हाँ मैंने इसको करना है, देन यू डेफिनेटली मेक टाइम फॉर इट. और मिनिमम अगर आप स्टडीज़ की बात करते हैं तो स्टडीज़ के लिए डेफिनेटली आपको पता है कि आप पढ़ रहे हो, आपने टाइम देना. आपकी कुछ मतलब एक तो इंडिविजुअल कैलिबर पे भी डिपेंड करता है, और सेकेंडली आपकी जो है लेवल ऑफ, जिसे कहते हैं ना टफनेस या डिफ़िकल्टी, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो पढ़ाई है वो किस नौयत की है. अगर तो ऐसा है कि आप जिस तरह फॉर एग्जांपल, अब वैसे तो कहते हैं कि कुछ भी जो है मुश्किल नहीं होता, लेकिन हर चीज़ का अपना एक टफनेस लेवल होता है और हर बंदे का अपना एक कैलिबर होता है. तो अपने कैलिबर के मुताबिक देखो, सब कुछ अपने टाइम से मैनेज करो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो, कभी भी अपने आप को ओवर स्ट्रेस ना करो. जब आप अपने आप को ओवर स्ट्रेस कर लेते हो तो जो चीज़ आप करने के काबिल भी होते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि आप वो काम कर सको, आप वो भी नहीं कर सकते हो. तो मैनेजमेंट का ये है कि एक तो मैं प्रायोरिटीज़ का ध्यान रखती हूँ, और बस बाकी ये है कि मैं अपने आप को स्ट्रेस जो है ज़्यादा नहीं देती हूँ. जी बिल्कुल, कि वो कहते हैं ना कि क्वालिटी टाइम मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं. तो आप अपना क्वालिटी Yes, टाइम दें, बिल्कुल. अपना बेस्ट दें उस थोड़े टाइम में भी. तो सही बात है कि प्रायोरिटीज बहुत मैटर करती हैं. कि अगर आपके लिए स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो, तो ठीक है, आप अपना बेस्ट दोगे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसी को दोगे. सेल्फ टाइम भी इम्पोर्टेंट होता है, आप उसको भी प्रायोरिटाइज करो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर एक चीज़ में जा रहे हो तो यू शुड नो द इम्पोर्टेंस कि हाँ अब मैंने आई हैव सिलेक्टेड दिस फॉर माई सेल्फ एंड दिस थिंग होल्ड्स दिस टाइप ऑफ इम्पोर्टेंस एंड आई शुड बी गिविंग द रिक्वायर्ड टाइम टू इट. तो डेफिनेटली जी आपको जो है इस चीज़ को देखना पड़ता है. जी एग्जैक्टली. अच्छा कायनात, आपने काफ़ी अच्छा हमें बताया. होप सो कि हमारे लिसनर्स को भी जो है वो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हाउ एनवायरनमेंट प्ले रोल इन लर्निंग. A major role. I'm gonna say कि a major role, because देखो आप अगर एक जगह पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, अब जिस तरह मैंने बताया कि एक फोकसिंग लेवल भी होता है बंदे का. एक फोकस बनाने के लिए, एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपको डेफिनेटली जो है क्या कहते हैं पर वो कुछ एलिमेंट्स जो है वो ज़रूरी होते हैं. अब एनवायरनमेंट किस तरह से ज़रूरी है, अब रिसेंटली आप सबका एक्सपीरियंस चल चुका होगा ऑनलाइन क्लासेस के साथ, एक स्पॉटी वाईफाई के साथ. और क्या कहते हैं, चलो माना कि अब बिकॉज देखा जाए तो जहाँ पे हम रहते हैं पाकिस्तान में, हर बच्चे को अपने रूम का प्रिविलेज नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि अक्सर जहाँ पे आप बैठ के क्लासेस ले रहे होते हैं वहाँ पीछे आपकी मदर्स या फादर्स या आपके सिबलिंग्स जो होते हैं वो सारे पीछे बैठे होते हैं. जो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज़ देगा या कुछ ना कुछ तो होगा ही ऐसा, या आपके घर में पीछे शोर होगा, लोग अपनी बातें लगे होंगे. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास अपनी रूम की प्रिविलेज नहीं है तो डेफिनेटली जब आप सब में बैठ के क्लास ले रहे होगे तो आप सबको तो चुप नहीं करवा सकते हो. तो जाहिर है वो फिर इस तरह, और फिर उस तरह से आपका फोकस भी नहीं बनता वो वाला. और उसके अलावा ये कि मैं पहले बात की थी वाईफाई वगैरह की, कि अब जिस तरह स्पॉटी वाईफाई होगा या कोई थोड़ा सा इंटरनेट इशू भी होगा तो डेफिनेटली उससे भी आपका फोकस खराब होगा. तो कोई भी चीज़ जो आपको फोकस खराब करती है आपका काम करने में, तो डेफिनेटली आपके काम का आउटकम भी अच्छा नहीं होगा. तो फोकस होने के लिए एनवायरनमेंट का होना जरूरी है. कायनात बिल्कुल ठीक है. ये तो आपने सबके दिल की बात कह रही है कि ऑनलाइन सिस्टम से एनवायरनमेंट में जितना इफेक्ट हुआ था, सबको अंदाजा हो चुका है कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं. क्योंकि घर पे आपको डिस्ट्रैक्शन होती है, अच्छा वहाँ क्या हो रहा है, अच्छा वो क्या बात करे, तो आपका ध्यान कभी वहाँ कोई शिफ्ट बुला होता है. लेता है, कभी कोई. और एक तो होता है ना कि पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चा घर पे है, तो वो उन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली उनको आवाज़ देनी है. लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है. तो मेरी मदर ने तो बिल्कुल मुझे यही कहा था कि नहीं तुम घर में जब मुझे सामने नजर आ रही हो तो मैंने कॉल यू. तो मैंने कहा था मम्मा मैं क्लासेस ले रही हूँ, यू हैव टू लाइक यू शुड नॉट डू दिस. मम्मा कहती नहीं तो मेरे सामने हो तो मुझे काम करके दो. तो ये होता एग्जैक्टली. है. बहुत तो ये सौ हम का सब एक्सपीरियंस कर हो चुका सकते. होगा. बिल्कुल बिल्कुल हुआ होगा. मैंने जब आप घर ही नहीं होगे, अब देखो जब मैं घर ही नहीं होंगी तो मेरी मम्मा को पता होगा कि मैं घर नहीं हूँ, तो वो मुझे बुलाएंगी फिर भी वो नहीं. कुछ भी नहीं कहेंगी, ना आवाज़ देंगी ना कोई काम. यस, बिल्कुल. वो ना ना आवाज देंगी ना कोई काम बोलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है मैं घर ही नहीं हूँ. जब मैं घर में उनके सामने बैठी हुई हूँ बिल्कुल, तो फिर डेफिनेटली उन्होंने तो काम करना है मुझे, और इस चीज से हम उन्हें रोक भी नहीं सकते. मतलब हम उन्हें रोक भी नहीं सकते इस चीज से. एग्जैक्टली. ये उसके साथ फ्लॉज थे ऑनलाइन सिस्टम के साथ. पर चलिए खैर, आप मुझे ये बताएं कि निमोनिक्स और यूट्यूब ट्यूटोरियल्स और डायग्राम्स ये किस तरह रोल प्ले करती हैं. क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो टीचर कहते हैं अब बेटा डायग्राम पे फोकस करें तो आपको समझ आएगा. तो आपका क्या ख्याल है कि ये चीजें किस हद तक रोल प्ले कर रही हैं? मेरे ख्याल में निमोनिक्स और डायग्राम्स जो है ना वो काफी अच्छा रोल प्ले करती है. कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिस तरह हमारा डीपीटी है,
या मेडिकल एमबीबीएस वगैरह के स्टूडेंट्स, जितने भी यहाँ पे मेडिकल्स के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उन सब ने कहीं ना कहीं एनाटमी तो पढ़ी होगी। अब जितना बड़ा रोल एनाटमी में डायग्राम्स का है वो मेडिकल स्टूडेंट्स से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो निमोनिक्स और डायग्राम्स इन तो चीज़ों पर पूरी की पूरी एनाटमी बेस करती है। तो ये कि डेफिनेटली इन चीज़ों का इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखो निमोनिक्स से ये होता है ना कि आपको ये चीज़ सिंपल सेंटेंसेस में याद रह जाती है बिल्कुल, कि नॉर्मल डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस आप यूज़ करते हो उसके हिसाब से आपको ये चीज़ याद रहती है कि अच्छा हाँ आपने उससे डिराइव करके बनाया हुआ होता है कि हाँ इस चीज़ को मैं इससे याद रखूँगा तो मुझे याद है कि डेफिनेटली वो आपको अच्छी तरीके से याद रहती है। और डायग्राम्स का ये है कि वो एक पिक्चर होती है, वो आपके माइंड में एक तरह से प्रिंटेड हो जाती है, डेफिनेटली वो भी आपको याद करने में एक अच्छी तरह से एड करती है। हाँ, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के बारे में आई एम अ बिट स्केप्टिकल बिकॉज लाइक वहाँ पे मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो यही मैंने देखा कि अक्सर ऐसा होता है कि एक यूट्यूब ट्यूटोरियल में आप जो देखते हो नेक्स्ट में आपको थोड़ी सी उससे कॉन्ट्ररी बात पता लगती है, तो हो सकता है कि उससे बंदा थोड़ा डबल माइंड हो जाए। लेकिन डायग्राम्स और निमोनिक्स जो हैं दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी बेनिफिशियल स्पेसिफिकली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। सही। इसका मतलब कि आपको अपनी बुक्स के साथ स्टिक रहना चाहिए, कि आप बुक्स को और अपनी बुक्स की डायग्राम को ज्यादा प्रेफर करें। अपनी डायग्राम्स को अपनी क्रिएटिविटी को ज़्यादा प्रेफर करो, बिकॉज जो चीज़ आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू कर सकते हो वो आप किसी और की बनाई हुई चीज़ से हो सकता है आपको वो सही ना समझ में आए। हो सकता है जो चीज़ आपने बनाई वो किसी और की नज़र में ले वो, लेकिन आपके लिए वो क्या कहते हैं उसके थ्रू आपको सब कुछ याद रह जाएगा। कायनात, आप मुझे बताएं कि मतलब कुछ लोग जो होते हैं उनको सेल्फ स्टडी पसंद होती है, कुछ ग्रुप स्टडी करते हैं, तो ग्रुप स्टडी इफेक्टिव होती है हमारे लिए कि नहीं? दोनों के अपने बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं ग्रुप स्टडी के। एक्चुअली मैं खुद भी शुरू में बहुत सेल्फ स्टडी की तरफ बायस थी, बिकॉज लाइक मतलब मुझे था कि सेल्फ स्टडी करके ही बंदा बहुत अच्छा पढ़ सकता है, बट नहीं मतलब जब से मैंने ग्रुप स्टडी करना शुरू किया मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंस मतलब नोट की हैं उसमें। ये कि जब आप ग्रुप स्टडी करते हो तो आपके पास सिर्फ एक ओपिनियन नहीं होता। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो तो यू हैव योर ओन ओपिनियन, इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा नहीं है जो आपके ओपिनियन को क्वेश्चन कर सके या आपको मतलब बोल सके कि यार व्हाई आर यू सेइंग दिस। तो ये ग्रुप स्टडी में ऐसा होता है कि आपके सामने जितने भी अगर 4 बंदे बैठे हैं 5 बंदे बैठे हैं तो दे आर गोइंग टू क्वेश्चन योर ओपिनियन कि यार तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, व्हाई आर यू सेइंग। पॉइंट होता है, उससे हमें काफी अच्छा मतलब समझ भी आ जाता है। जब आप 4-5 लोगों के और ओपिनियन सुनते हो अपने एक व्यू के बारे में तो आपको पता लगता है कि अच्छा हाँ मेरे पास, और इससे ऐसा भी होता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको अपने से हुई भी कोई मिस्टेक भी पता लग जाती है। और उसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि ग्रुप स्टडी में मैंने अक्सर ऐसा देखा, अच्छा एक और ग्रुप स्टडी का मेथड जो मैंने काफ़ी मतलब हमने खुद भी काफ़ी प्रैक्टिस किया है और देखा भी है वो ये है कि जब स्टूडेंट्स में से 4 बंदे बैठे होंगे और एक बंदा जो है वो पढ़ा रहा होगा उन सब, तो ये करने में मज़ा भी बहुत आता है। और यही वही वाली बात है कि अगर आपने कोई बात बोली है तो एकदम से अगर किसी को लग रहा है कि आप गलत बोल रहे हो तो कोई काउंटर क्वेश्चन कर देगा आपको तुम गलत बोल रहे हो, फौरन फिर आपको अपनी मिस्टेक भी पता चल जाएगी। यस बिल्कुल। तो सेल्फ स्टडी का एक नुकसान ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो है कोई चीज़ कोई पॉइंट अगर आपसे मिस हो जाता है तो कोई आपको काउंटर क्वेश्चन करने वाला नहीं होता। बाकी दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक चीज़ को नहीं पढ़ पा रहे होते हो ग्रुप स्टडी में, आप अगर सेल्फ स्टडी करो तो आप ज़्यादा इफेक्टिवली उसको पढ़ सकते हो, और कई दफ़ा ऐसा होता है आपको ग्रुप स्टडी में ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है। तो ये हर बंदे की पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो सिर्फ ग्रुप स्टडीज में ही बैठ के पढ़ते हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो सेल्फ स्टडी पे उनको छोड़ दो तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, तो बिल्कुल जो जिस बंदे को ठीक लगे वो उसके साथ जाए। जी, मुझे लगता है कि ग्रुप स्टडी के साथ सेल्फ स्टडी भी जरूरी होती है कि आप खुद भी कुछ मेहनत करो ताकि आपको पता हो कि आपने क्या पॉइंट मिस कर दिया, क्या रह गया, तो क्या किसे समझना है। तो दोनों के बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। तो मुझे बताएं कि आप ठीक है ये सब कुछ हमने करना है, टाइम भी देना है, तो इसके साथ हमें दूसरी एक्टिविटीज के लिए कैसे टाइम मिलता होगा? आपको लगता है कि दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, स्पेशली फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स के उनके लिए जो साइकिल कहते हैं यार 16 आवर्स मिनिमम आप पढ़ो ना, तो उसके बाद फिर और एक्टिविटीज में कोई कैसे इंडल्ज हो सकता है? आपका क्या ख्याल है? कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है ऐसा कि आपको 16 घंटे ही पढ़ना है। कई लोगों ने मुझसे इस चीज़ को बना लिया कि आपको इतना ज़्यादा पढ़ना है तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होगे तो डेफिनेटली आपका ज़हन खुलता है, क्योंकि देखो अब जिस तरह कहीं एक तो नॉलेज आप सीख रहे हो ना, सीखना इज अ डिफरेंट थिंग। सीखने के साथ साथ आपको इम्प्लीमेंटेशन का भी पता होना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे अपनी नॉलेज को, आपके सीखने का फायदा नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली मैं ये कहूँगी कि उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी अदर एक्टिविटीज़ यही है कि वो अपनी फील्ड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो उनमें इंडल्ज करें। फॉर एग्जाम्पल एक बेस्ट चीज़ जिससे जो है मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सीखते हैं वो होते हैं वर्कशॉप्स और मेडिकल कैंप्स।
इसका फ़ायदा ये होता है कि आप ग्राउंड लेवल पे जाके एक तो सीखते भी हो वर्कशॉप्स में, और दूसरा मेडिकल कैंप्स में आप जाके अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखो नॉलेज तब तक आपको फ़ायदा नहीं देगी जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। जिधर आप अपनी नॉलेज लेके बैठ जाओगे उसको जंग लग जाएगा कुछ अर्से के बाद, और हो तो आप कुछ भूल भी जाओगे, बल्कि कुछ क्या सब कुछ ही भूल जाओगे। जब तक आप अपने प्रैक्टिस में नहीं आओगे आपको जो है फ़ायदा नहीं होगा उस नॉलेज का। तो अदर एक्टिविटीज़ आर डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट। और उसके अलावा अगर आप बात करो को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में यू हैव दे आर ऑल्सो वेरी, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई छोड़ के उसी में चले जाओ, बट लाइक गिव देम टाइम टू, मतलब आपको कहीं तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट फैक्टर चाहिए होता है। कॉन्टिन्यूसली एक चीज़ करके भी बंदा जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर कब तक करे इंसान, आफ्टर ऑल इंसान है। जी एग्जैक्टली। आफ्टर ऑल इंसान है, कहाँ तक जाएगा। जी बिल्कुल, प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो ताकि साथ साथ उनको याद रहे कि जो पढ़ा है वो अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि Yes, पढ़ने में और बिल्कुल। अप्लाई करने में बहुत डिफरेंस होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप यकीन करो जब आप जाते हो ग्राउंड लेवल पे तो 2 मिनट के लिए तो आपको लगता है कि आपका सारा नॉलेज खत्म हो गया। 2 मिनट के लिए आपको ये लगता है कि आपका सारा नॉलेज खत्म हो गया, ये मतलब बहरान लग गया सब चीज़ों का। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये कि ज़ाहिर है वो फेयर होता है, एक तो आप एक बार प्रैक्टिस करते हो तो उससे आपका फेयर उतर जाता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है आपको जो है ना सब कुछ करना आ ही जाता है इन द एंड। बिल्कुल। कायनात, अब आप हमें इस बारे में बताएं कि अक्सर जो होते हैं हम अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट जो होता है उसको फेलियर फेस करना पड़ता है अपनी स्टूडेंट लाइफ के टाइम में, तो आप इसमें कुछ हमें बता सकती हैं? देखो फेलियर्स आर नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। फेलियर्स हर किसी को आते हैं। हाँ, कई दफा ऐसा होता है कि फर्स्ट फेलियर, हमेशा जो आपका फर्स्ट फेलियर होता है ना, वो फर्स्ट टाइम्स आर ऑलवेज हार्ड टाइम्स। फर्स्ट फेलियर जो आपका होता है वो हमेशा आपको जो है काफी ज्यादा जो है रिग्रेट करता है, डीमोटिवेट कर देता है, बट आपको एक चीज को बिल्कुल याद रखना है कि आप यहाँ पे आए क्यों हो, और आप जब आप यहाँ तक आ गए हो, यहाँ तक आके भी आपको अगर छोड़ना है तो फिर आप यहाँ तक आए क्यों थे। कई दफा ऐसा होता है कि जो है अपना कुछ लोग जो है अगर हार्शली मोटिवेट, सॉफ्टली अगर कोई अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकता, अपने आप को तसल्ली नहीं दे सकता, तो कई लोग जो है मैंने खुद देखा, बल्कि मैंने खुद भी ऐसा किया हुआ है कि वो अपने आप को जो है ना खुद को डांट के जो है मोटिवेट करते हैं। तो वो इस तरह होता है ना कि आप ये पूछो अपने आप से एक क्वेश्चन, तो आप डेफिनेटली जब भी आपको लगे कि आप फेलियर की तरफ जा रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा हो, तो आप डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो अपने आप से लाजमी करो कि आप यहाँ तक क्यों आए थे। जो आपने यहाँ से आगे जाना ही नहीं था तो आप यहाँ तक आए क्यों थे। बिल्कुल। तो जब तक आप अपने आप से ये क्वेश्चन खुद नहीं करोगे ना, तब तक तो है आपको मोटिवेशन ना तो कोई दे सकता, ना आप में खुद आ सकती है। उसके अलावा फेलियर्स डरने की चीज़ नहीं है, फेलियर्स से उल्टा आप सीखते हो ज़्यादा, कि जहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल फेलियर आपका आया है, आप उससे डरो नहीं, आप उससे सीखो, आप देखो कि मैंने कहाँ गलती की थी, अपनी गलती को मानना सीखो। जब आप अपनी गलती को मानना सीख जाते हो ना, तो आपको कोई फेलियर भी बड़ा नहीं लगता। जहाँ आपने मान लिया कि हाँ यहाँ मैंने गलती की थी, यहाँ मुझसे ये गलती हुई थी, आई मिस दिस पॉइंट, मुझे ये मिस नहीं करना चाहिए था, तब दैट्स द टाइम, दैट्स द पॉइंट जहाँ पे आपको जो है फेलियर एक्सेप्ट करना आ जाता है, एंड देन आपको फेलियर से डर लगता भी नहीं है। इन द एंड इट्स लाइफ, जिंदगी में सब कुछ चलता है, होता चलता है, जिंदगी है, और किसी की भी जिंदगी अप्स एंड आसान डाउन्स नहीं है। आते रहते हैं। बिल्कुल, और अप्स के मुकाबले में डाउन्स ज्यादा होते हैं जिंदगी में। तो इट्स बेटर कि इंसान जो है फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीख ले। जितना जल्दी आप फेलियर एक्सेप्ट करना सीखते हो तो उतना ही जल्दी जो है आप कामयाबी की तरफ भी जाते हो। मेरा मानना तो ये है, क्योंकि देखो जब एक इंसान फेलियर एक्सेप्ट करने से इनकार कर दे कि नहीं मैं तो फेल हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी क्यों नहीं हो सकता, आप इंसान, खता का और पुतला है काफी कुछ इंसान। सीखने को भी मिलता है हमें हमारे यस फेलियर बिल्कुल, से। आपको पता लगता है, वही वाली बात आती है कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करोगे तो ही जो है ना आपको पता लगेगा कि आपको आगे किस तरह से करना है और क्या करना है, कि ताकि आप अपनी गलती दोबारा रिपीट ना करो, आप दोबारा फेलियर की तरफ ना जाओ। बिल्कुल। तो कायनात, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा ऐड किया है सारा कुछ, और मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट था। आजकल वैसे भी एग्जाम सीजन, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, हम खुद भी ये सब कुछ फेस एग्जाम कर रहे का हैं, स्ट्रेस। तो ये सब यस डिस्कस बिल्कुल। करना जरूरी था। इन द एंड हम एक टॉपिक लेके आते हैं जिसमें हम अपने लिसनर्स के लिए थोड़ी हेल्प करते हैं कि वो उसमें नोट्स बना सकें या उनको इजीली याद हो सके। तो जो आज का हमने टॉपिक चूज किया है वो है फेशियल एक्सप्रेशन पे, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। इंटरेस्टिंग तो जी, और हमारा जो इंस्टा का पेज है DPT पाकिस्तान, उस पर इसकी बहुत डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन है, ऑरिजिन, इंसर्शन और हर एक्शन उसका। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी आपको बताते चलेंगे, आप बहुत डीप उसमें जाना चाहते हैं, बहुत डिटेल करना चाहते हैं, तो आप
हमारे DPT पाकिस्तान इंस्टा का पेज जरूर विजिट कीजिएगा। जो आज का फर्स्ट मसल है, इट्स अबाउट ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस। ये आपका स्कल का मसल है, जो आपके स्कल की स्कैल्प है उसको मूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल है, जो आपका मसल ऑफ आई है, दैट हेल्प्स इन योर विंकिंग। जब आप विंक करते हैं तो जो मसल इन्वॉल्व होता है उसमें वो आपका आईलिड का मसल है, वो ऑर्बिकुलरिस ओकुली है। इससे नेम से याद रहता है कि आई का मसल है। इसी तरह हमारे पास ज़ाइगोमैटिकस मेजर मसल है, जो आपके स्माइलिंग में इन्वॉल्व, जब आप स्माइल करते हैं तो ज़ाइगोमैटिकस मेजर का मेजर रोल है। इसके साथ और भी मसल्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसका मेजर रोल है। और इसके बारे में एक और चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट अगर इसमें म्यूटेशन आ जाती है तो ये मसल स्प्लिट कर जाता है, जिसकी वजह से डिम्पल जो लोगों को बहुत फैसिनेट करता है, इट्स अ म्यूटेशन और ज़ाइगोमैटिकस मेजर मसल। तो I have dimples. oh I my have god. that. मुझे काफी जगह से सुनने को मिला and it's pretty interesting. I mean, like, look at how imperfections make you perfect. Exactly. एंड उसके बाद हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ओरस मसल है, ये आपका माउथ का मसल है, लिप्स को आपका कंप्रेस करता है। जैसे आप ड्यूरिंग सेल्फी स्पाउट बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपका ऑर्बिकुलरिस ओरस मसल इन्वॉल्व होता है। उसके बाद अगर हम नोज की बात करें तो नोज में हमारी जो रिंकलिंग करते हैं नोज की, वो आपका प्रोस्टेरियस मसल है। और जो डायलेटर नैरस मसल है आपकी नोज का, वो आपके नेजल अपर्चर्स को वाइडन करते हैं। जैसे आप गुस्से में होते हैं उस वक्त आपकी वाइडनिंग हुई होती है नेजल अपर्चर्स की, तो उसमें आपका डायलेटर नैरस इन्वॉल्व है। इसी के साथ कंप्रेसर नैरस की हम बात करें तो वो आपके नोज ब्रिज पर उसकी इंसर्शन आती है, और जब आप ब्रीद इन करते हैं तो आपकी वो कंप्रेस हो जाती है मोबाइल नेजल कार्टिलेज, तो ये उसमें इन्वॉल्व है। इसके बाद हम बात करें तो कोरिग्रेटर सुपरसिलाई मसल, ये आपके आईब्रोज के नियरली इसकी इंसर्शन होती है। ये वर्टिकल रिंकल्स देता है आपके फोरहेड पे, एज इन फ्राउनिंग। ड्यूरिंग फ्राउनिंग जैसे आपके वर्टिकल रिंकल्स आ जाते हैं फोरहेड पे, ये मसल उस टाइम इन्वॉल्व होता है। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में और बहुत से मसल्स इन्वॉल्व हैं, जिनकी डिटेल हमने इंस्टा के पेज पे आपको मिलेगी। तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू दिया हमने यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशंस का। अगर आप एक्शंस के साथ इन मसल्स को याद रखें तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। एंड आई होप कायनात आपको ज़ाइगोमैटिकस मेजर तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। बिल्कुल याद रहेगा। It's my favorite muscle. So आज की एपिसोड बस इतनी सी थी हमारी, और आई होप कि आप सबके लिए हेल्पफुल रही हो। तो अगर आज के एपिसोड को मैं समराइज करके चलूँ तो इट्स अबाउट कि आपने अपनी हार्ट की हेल्थ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप इन चीज़ों से अवेयर रहें कि किस मंथ में किस चीज़ की अवेयरनेस है, हमने अपने आप को कैसे फिट और हेल्दी रखना है। सेल्फ चेक ज़रूर करें। साथ ही साथ जो हमारी नेशन, हमारी आजकल हर जगह हमारी नेशनल हीरोज़ की बात हो रही है, जैसे ज़ारा नईम की बात की जाए, इसी तरह और भी बहुत सी हैं जिनका हम जिक्र करते रहेंगे आप लोगों के साथ। तो उनको याद रखें और उनकी फुटस्टेप को फॉलो करने की कोशिश करें, ताकि हम भी अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकें। इसके बाद ज़ाहिर है स्टडीज़ की टिप्स, रूटीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट की लाइफ में। अपनी रूटीन सेट करें, इन चीज़ों को मैनेज करना सीखें, क्योंकि हमें अपनी स्टूडेंट लाइफ में इन चीज़ों को डील करना आना चाहिए, ताकि हम जब अपने प्रोफेशन में जाएं, जब अपनी फील्ड में जॉब कर रहे हो, तो हमें उस टाइम इन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत ना पड़े, और हमें सब पता हो कि हमें कैसे मैनेज करना है, किस चीज़ को अपने साथ लेके चलें इस तरह। और बिल्कुल बुक या बुक वॉर्म बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें दूसरी एक्टिविटीज़ में भी साथ साथ रहना चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क को भी साथ लेके चलें। तो थैंक यू सो मच कायनात और उसना, आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया और मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई होप कि बाकी सबको भी बहुत इफेक्टिव रहा हो ये। बिल्कुल, थैंक यू सो मच दुआ, अस्मा एंड DPT पाकिस्तान फॉर हैविंग मी। इट वाज एन ऑनर, और मुझे आज बाकी मज़ा आया डिस्कस करने में। लाइक दीज वर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो दैट आई थिंक दे नीडेड टू बी डिस्कस्ड। बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक थे आज के हमारे, और काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला। थैंक यू दुआ एंड थैंक यू कायनात इतना कुछ बताने के लिए। होप सो हमारे लिसनर्स को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ओके, सो अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। और अगर आप YouTube पे हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, तो आप अपनी पसंद का कोई भी टॉपिक आराम से सुन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन इट, एज वी विल कीप यू फिट, स्मार्ट एंड इन्फॉर्म्ड।